हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज चैप्टर 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का हम लास्ट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। एंड द टॉपिक इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। Before understanding the term intellectual property rights, we will understand the term intellectual property. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि what is the meaning of intellectual property. देखिए, प्रॉपर्टी वर्ड तो आपने बहुत बार सुन रखा है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है द असेट्स, द टेंजिबल असेट्स दैट आर ओन्ड बाय एनीवन, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर वर्ड अटैच हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन माइंड, दैट इज रिलेटेड टू creations of the individuals. That means the products which are related to human mind. जितनी भी इन्वेंशंस हम देखते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी से हमारा फोन काम करता है, जो म्यूजिक हम सुनते हैं, या जो हमारी ऑटोमोबाइल्स के डिफरेंट डिजाइन्स होते हैं, या जो डिफरेंट लोगोज हम देखते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, ये सब ह्यूमन माइंड्स की क्रिएशन होती हैं। और इन सब ह्यूमन माइंड की क्रिएशंस को, इन सब ह्यूमन माइंड्स की इन्वेंशंस को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो कोई भी बिजनेस आइडिया जब एक्चुअली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, व्हेनेवर अ बिजनेस हैज एन आइडिया and that idea is actually created and that idea is actually converted into a product, so that product of human mind is called the intellectual property. इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्रिएटर्स को राइट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, दैट इट इज द प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स intangible creations of human intellect. The most prominent type of intellectual properties are trade secrets, copyrights, patents, trademarks, etc. तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल्स हैं। जो बात मैंने अभी आपको बताई थी, दैट ऑल इन्वेंशंस बिगेन विद एन आइडिया। कोई भी जो इन्वेंशन होती है उसके लिए सबसे पहले बिजनेसमैन के दिमाग में या किसी भी पर्सन के दिमाग में आता है आइडिया। An idea becomes an actual product, and that idea which becomes a product is called the intellectual property. So, what is intellectual property right? The right conferred on such products or the ideas are called intellectual property rights. Once it is allotted to a person by the government authority, he or she can rent, give or sell it to the others. मतलब ये एक ऐसा राइट होता है जिससे गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्रिएटर्स को ये राइट देती हैं कि उनका सोल राइट है अपनी क्रिएशंस पे, और वो अपनी क्रिएशंस को रेंट आउट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं और सेल कर सकते हैं टू द अदर पीपल। तो हर एक एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करता है बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस, उस एंटरप्राइज को और अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसमें वो डील करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट वो एक्वायर करता है गवर्नमेंट से, दैट राइट इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज और दूसरा कॉपीराइट्स। का मतलब कि आप क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, that intellectual property rights are divided into two categories. The rights related to industrial properties, जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड राइट्स होंगे वो सारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाएंगे। एंड अनदर कैटेगरी इज रिलेटेड टू कॉपीराइट्स। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो भी ट्रेडमार्क्स होते हैं और जो इंडस्ट्रियल डिजाइन्स होते हैं, जैसा आप यहाँ पे लोगोज देख सकते हैं, एप्पल का, मैकडोनल्ड्स का, नाइकी, पेप्सी, बीएमडब्ल्यू, ये सारे लोगोज हैं जो कि पर्टिकुलर फर्म्स अपने बिजनेस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करती हैं। तो ये लोगोज के जो क्रिएटर हैं, वो क्रिएटर्स जो हैं गवर्नमेंट से ये राइट एक्वायर कर लेते हैं कि ये लोगोज सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। सिमिलर टाइप ऑफ लोगोज जो हैं या जो इनके प्रोडक्ट के इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हैं, उनको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
दूसरा जो राइट होता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की कैटेगरी में आता है, वो होता है कॉपीराइट्स। तो जितने भी लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड राइट्स होते हैं, जो नॉवेल्स लिखते हैं लोग, पोएम्स लिखते हैं, प्लेस लिखते हैं, फिल्म्स लिखते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं या आर्किटेक्चरल डिजाइन्स बनाते हैं। तो इस तरह के डिजाइन से रिलेटेड, इस तरह के वर्क से रिलेटेड जो भी आर्टिस्टिक वर्क उन्होंने परफॉर्म किया है, उस वर्क से रिलेटेड जब वो गवर्नमेंट से राइट एक्वायर कर लेते हैं कि उनकी ओरिजिनल वर्क को कोई और बाय और सेल नहीं कर सकता है, उनका ओरिजिनल आइडिया कोई और कंसीव नहीं कर सकता है, तो इस तरह के राइट को कहा जाता है कॉपीराइट। तो अब ये देख लेते हैं कि इस तरह के कॉपीराइट्स या इस तरह की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड राइट्स एक्वायर करने की जरूरत क्यों पड़ती है। किसी भी क्रिएटर को ये राइट्स क्यों एक्वायर करने पड़ते हैं? सबसे पहले इन प्रॉपर्टी राइट्स से जो इन्वेंशंस हैं उन्हें एनकरेजमेंट मिलता है। इट एनकरेजेस द न्यू इन्वेंशंस इन ऑल द सेगमेंट्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि जो कैंसर क्योर मेडिसिन्स हैं वो इन्वेंट हुई, वो इनोवेट हुई, और इस तरह के हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी क्रिएटर क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप समझिए कि उस क्रिएटर की क्रिएशंस को कोई और चुरा ले या कोई और इस्तेमाल कर ले, तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो जब ये राइट कन्फर कर दिया जाता है किसी भी क्रिएटर को कि उसकी क्रिएशंस को कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, उसकी क्रिएशंस प्रोटेक्टेड रहेंगी, तो उस तरह के राइट से उसे एनकरेजमेंट मिलता है क्रिएटर को कि वो इस तरह की और क्रिएशंस करता रहे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उसकी बेसिक इम्पोर्टेंस ये है कि वो प्रोटेक्शन देती हैं क्रिएटर्स को, और उस प्रोटेक्शन की वजह से वो पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस लगातार करते रहते हैं। Another importance of this intellectual property right is it gives incentive to the creators। क्योंकि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इससे क्रिएटर्स को, इन्वेंटर्स को, ऑथर्स को, सबको क्या मिलता है? इंसेंटिव्स मिलते हैं। उस प्रॉपर्टी राइट को जब वो इस्तेमाल करते हैं और उनके पास ये श्योरिटी होती है कि उसको कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, तो जो भी उससे रिलेटेड रेवेन्यूज आते रहते हैं वो क्रिएटर्स के पास ही जाते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो क्रिएटर्स के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। अनदर इम्पोर्टेंट बेनिफिट इज इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ इनकम। It allows the inventor to sell the rights to the third parties and thus he or she can generate the income। एक तो वो प्रॉपर्टी राइट से उनको रेगुलर इनकम मिल रही है, और दूसरा उस प्रॉपर्टी राइट को वो बेच भी सकते हैं टू द थर्ड पार्टी। तो जिस तरह से टेंजिबल प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है उसी तरह से एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ तभी बेचा जा सकता है जब उनके पास उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्वायर करने के बाद उनके पास ये राइट भी आ जाता है दैट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द थर्ड पार्टी। तो वो भी उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम का काम करता है। इट इज अ सोर्स टू जनरेट द इनकम। So that is another importance of intellectual property right. Last but not the least is that intellectual property right gives the recognition to the creator। तो जो भी ऑथर्स होते हैं, जो भी क्रिएटर्स होते हैं, चाहे वो लिटरेरी वर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, तो जो भी ओनर और क्रिएटर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, उसको इस पर्टिकुलर राइट से रिकॉग्निशन मिलता है अपने काम से रिलेटेड। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की क्या-क्या इम्पोर्टेंस होती है कि जब कोई भी क्रिएटर ये राइट्स एक्वायर कर लेता है, तो वो लगातार पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस कर पाता है, उसको लगातार इंसेंटिव्स मिलते रहते हैं उस पर्टिकुलर राइट से रिलेटेड, अपनी क्रिएशन से रिलेटेड। वो उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। वो उसकी इनकम का जो लॉस है उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि सिर्फ वही उस प्रॉपर्टी राइट को बेच सकता है और उससे उसको रिकॉग्निशन मिलती है। इस क्लासिफिकेशन को डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, द कॉपीराइट। इट इज द राइट टू नॉट कॉपी which is conferred upon the creator of the literary, artistic, musical work, the sound recordings, films, etc। तो जो भी क्रिएटर्स की आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड क्रिएशंस होती हैं, उन क्रिएशंस को कोई और कॉपी नहीं करेगा। इस तरह का राइट जब क्रिएटर पे कन्फर किया जाता है, इस तरह का राइट जब क्रिएटर एक्वायर कर लेता है फ्रॉम द गवर्नमेंट,
तो वो कहलाता है कॉपीराइट। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड कैटेगरी ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट राइट होता है वो होता है ट्रेडमार्क। अब आपको मैंने अभी अभी समझाया कि कोई भी बिजनेस फर्म जो है वो पर्टिकुलर लोगो या पर्टिकुलर नेम या पर्टिकुलर मार्क इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो कोई भी पर्टिकुलर वर्ड, कोई भी नाम, कोई भी सिंबल जो कि उसको आइडेंटिटी देता है उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, तो वो कहलाता है ब्रांड मार्क। और जब उस ब्रांड मार्क को प्रोटेक्शन मिल जाता है तो वो ब्रांड मार्क बन जाता है ट्रेडमार्क। तो हम कह सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड ब्रांड मार्क होता है उसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क। और ये जो ट्रेडमार्क है ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स की कैटेगरी में आता है, कॉपीराइट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। अनदर important category of industrial property rights that is called the geographical indication। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जो एग्रीकल्चरल या जो नेचुरल प्रोडक्शन होती है या उस एरिया के ओरिजिनल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जहां से वो ओरिजिनेट करते हैं, तो ये राइट एक्वायर करना कि ये उसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी या लोकेशन से रिलेटेड हैं और इन रिसोर्सेस को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है, दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जैसे बनारस के ब्रोकेट्स मशहूर हैं, कश्मीर की पश्मीनाज मशहूर हैं, नागपुर के ऑरेंजेस मशहूर हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं जो कि किसी खास पर्टिकुलर फील्ड के लिए या किसी खास पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड जो राइट होता है उससे लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को, कि उस पर्टिकुलर एरिया के प्रोडक्ट्स को सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन राइट से एक प्रोटेक्शन मिल जाती है एक पर्टिकुलर एरिया को, और उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव होती हैं क्योंकि वही उस प्रोडक्ट में जो कि यूनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके पर्टिकुलर एरिया के, उसको सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की ही कैटेगरी में एक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आता है, दैट इज कॉल्ड द पेटेंट। It is an exclusive right granted by the government to prevent others from making, using, offering for sale or selling or importing the invention। तो कोई भी पर्टिकुलर इन्वेंशन अगर किसी भी क्रिएटर ने की है, कोई भी प्रोडक्ट इन्वेंट करा है, कोई भी सर्विस जो है फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएट की है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को कोई और ना तो बना सकता है, ना इस्तेमाल कर सकता है, ना उसे बेचने के लिए ऑफर कर सकता है, ना बेच सकता है, ना ही उसे इंपोर्ट कर सकता है। तो इन्वेंशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी राइट होता है उसको कहते हैं पेटेंट राइट, जो कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इंडस्ट्रियल डिजाइन। इट इंक्लूड्स द शेप, द पैटर्न दैट इज अप्लाइड टू एनी आर्टिकल। जैसे किसी घर का डिजाइन, किसी कार का डिजाइन, किसी बॉटल का डिजाइन, जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं किसी ना किसी स्पेसिफिक शेप के होते हैं, किसी पर्टिकुलर कलर के होते हैं, किसी पर्टिकुलर डिजाइन के होते हैं। तो वो डिजाइन, शेप, कलर कॉम्बिनेशंस वो सब कोई ना कोई क्रिएट करता है, और जब उस क्रिएटर को ये राइट दिया जाता है कि उसका शेप, उसका पैटर्न, उसका डिजाइन कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन, एंड दैट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बच्चों हमारे सिलेबस में ये 5 तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। पहले उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एंड दीज 2 कैटेगरीज आर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज एंड द कॉपीराइट्स। और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ा। एक हमने पढ़ा पेटेंट्स, एक हमने पढ़ा ट्रेडमार्क्स, एक हमने पढ़ा ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, और एक हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। तो ये टोटल जो है 5 राइट्स हो गए अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ा।
तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये सब एंटरप्रेन्योर्स को एक्वायर करने पड़ते हैं। उसकी इम्पोर्टेंस भी हमने देख ली कि जब ये राइट्स एंटरप्रेन्योर्स एक्वायर कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन माइंड से रिलेटेड, तो जो उनकी क्रिएशंस हैं वो प्रोटेक्टेड रहती हैं, उनका गलत इस्तेमाल नहीं हो पाता है, उन क्रिएशंस को कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाता है। So this was the last topic of chapter 8, that is the small business and enterprises. ऑल द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर्स 8 की प्लेलिस्ट मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। वो सारे टॉपिक्स आप दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। And in the next lecture, we are going to start with chapter 9. So see you next time with the introduction of chapter 9, that is internal trade. Till then, goodbye, stay healthy and connected.